स्टूडेंट्स पेयर प्रोडक्शन पे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और हमने देखा था कि एक हाई एनर्जी फोटॉन जो है वो एक न्यूक्लियस एक हैवी न्यूक्लियस के करीब से गुजरता है तो पेयर ऑफ पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये एक्चुअली हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस हैवी न्यूक्लियस है। और फिर हमने ये भी बात की थी कि यहाँ पे हम फ्री फ्री स्पेस में ये रिएक्शन क्यों नहीं कर पाते, और ये प्रोडक्ट ये फोटोन जो है ये एक न्यूक्लियस की मौजूदगी में ही क्यों पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है। और फिर जो है वो यहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट्स अगर हम फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस में हम इस फोटोन को अगर मैटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें चार्ज भी कंजर्व करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पे चार्ज है। ठीक है, अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज भी हमें कंजर्व करना पड़ेगा। कंजर्व, ठीक है। तो अब चार्ज यहाँ पे किस तरह से कंजर्व होगा, तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही नेगेटिव चार्ज है जितना पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को जो है चले एक्चुअल अमाउंट में भी अगर हम रिप्रेजेंट करें जो कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है इलेक्ट्रॉन पे, और एडअप करें इसको पॉजिट्रॉन के चार्ज में जो कि पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो टोटल चार्ज हमारे पास ज़ीरो आता है। और हम जानते हैं कि गैमा रे फोटॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, फोटॉन्स चार्जलेस होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि चार्ज तो कंजर्व हो रहा है। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब मोमेंटम को एक्चुअली कंजर्व करने के लिए इस न्यूक्लियस का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, न्यूक्लियस मोमेंटम को और कुछ एनर्जी को कंजर्व करने के लिए न्यूक्लियस का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन कंजर्वेशन तो मोमेंटम कंजर्वेशन में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, और एक्चुअली हमने इनकी डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट की है। नॉर्मली इनकी जो एक्चुअल डायरेक्शन जो है वो ये देखने में आती है। ठीक है जी, ये इनकी डायरेक्शन जो है वो देखने में आती है। और रिवर्स प्रोसेस के तौर पर ये न्यूक्लियस जो है यानी कि जितना मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें नज़र आ रहा है इतना ही मोमेंटम रिवर्स डायरेक्शन में भी होना चाहिए। तो इस चीज़ को ये मोमेंटम जो है ये न्यूक्लियस जो है वो कंजर्व करता है, यानी कि बाकी रिवर्स डायरेक्शन में मोमेंटम जो है वो फिर न्यूक्लियस जो है वो हासिल करता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, रिकॉइल करता है। ठीक है, तो फिर इस तरह से मोमेंटम कंजर्वेशन जो है ये न्यूक्लियस के रिकॉइल होने से जो है वो होता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिकॉइल्स उस डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन से फोटोन आ रहे थे। तो इस तरह से मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है। ठीक है, तो और फिर अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें, एनर्जी कंजर्वेशन अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एनर्जी जो है वो मैस में कैसे कन्वर्ट हुई है। एनर्जी कंजर्वेशन, तो इसके इसके लिए हमें आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है, जो एनर्जी मैस इक्वेशन है, उसकी मदद से हम इसको समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम रेस्ट मैस एनर्जी की बात करें, जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है वो है mc², जो कि हम जानते हैं कि जो है अगर हम देखना चाहें कि कितना मैस जो है वो कितनी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि मैस का और एनर्जी का आपस में क्या इक्विवेलेंस है, क्या ताल्लुक है, तो वो हमें ये इक्वेशन बताती है। तो अब यहाँ पे हमने एनर्जी को मैस में कन्वर्ट किया है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के मैस को एम ई से रिप्रेजेंट करूंगा, एम ई नेगेटिव से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। और इसके साथ अगर हम सी² जो कि कांस्टेंट है मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है स्टूडेंट्स वो आती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन पैदा करना है, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना है तो इलेक्ट्रॉन की जितनी रेस्ट मैस एनर्जी बनती है उतनी एनर्जी हमें चाहिए।
तो तब जो है वो हम एनर्जी को इक्विवेलेंट मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह से पॉजिट्रॉन, ये तो हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात की, अगर हम पॉजिट्रॉन की बात करें तो पॉजिट्रॉन की भी इतनी ही रेस्ट मैस एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि पॉजिट्रॉन के लिए भी इतनी ही एनर्जी हमें रिक्वायर होगी। पॉजिट्रॉन के मैस को एम ई पॉजिटिव से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इससे मुझे पॉजिट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी मिल जाएगी। और ये भी जो है वो उतनी ही होगी जितनी के इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी उतनी ही पॉजिट्रॉन को बनाने के लिए रिक्वायर होगी, क्योंकि पॉजिट्रॉन का भी मैस उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन का मैस है। अब अगर इन दोनों को एडअप करूं, मैं इन दोनों को एडअप करूं तो मेरे पास ये आ जाता है, दोनों के सेम है तो ई पॉजिटिव ई नेगेटिव की बजाय मैं सिर्फ एम ई से रिप्रेजेंट करूंगा, तो फिर मेरे पास ये 2 me सी स्केयर आ जाएंगे और इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, अगर मैं 0.51 को एडअप करूं तो मेरे पास 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमने जो बात की थी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को अगर हमने प्रोड्यूस करवाना है, जनरेट करवाना है एक फोटोन गैमा रे फोटोन से, तो हमें फोटोन की एनर्जी जो है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा रखनी होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर हम यूज़ करेंगे तो वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर जनरेट करेगी, लेकिन कुछ एनर्जी जो है वो हमें मज़ीद चाहिए यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए। और एक्चुअली बाकी एनर्जी जो है, यानी कि हमने कहा था 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी के गैमा रेज यूज़ करेंगे तो जो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को जनरेट करेगी, पैदा करवाएगी, और बाकी जो एनर्जी फोटोन की बचेगी, गैमा रे फोटोन की जो बाकी एनर्जी बचेगी वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल हो जाएगी। तो अगर फिर हम यहाँ पे टोटल इक्वेशन की बात करें, यानी कि कंप्लीट फोटोन एनर्जी की अगर हम बात करें, तो इसको यहाँ पे हम साइड पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इंसिडेंट फोटॉन, स्टूडेंट्स, हमें फोटॉन की जो एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं वो हम जानते हैं कि हम मैक्स प्लांक की इक्वेशन से हम फोटॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं एच एफ से। तो एच एफ एनर्जी का फोटॉन जो था वो हमें मिला, उसको हमने न्यूक्लियस के करीब से गुजारा तो हमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिले, और जो एनर्जी हमने यूज़ की इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जनरेट करवाने में वो 2 me स्केयर यूज़ की, और बाकी एनर्जी जो है वो फिर इलेक्ट्रॉन को उनकी काइनेटिक एनर्जी के तौर पर मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को मैं के ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करूंगा और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को के ई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करूंगा, यानी कि वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि जो एक्सपेरिमेंट में देखा था कि वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उनके पास ये काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो मूव करेंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे। तो फिर इस तरह से हमने देखा कि जो हमने कहा था कि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी फोटोन यूज़ करेंगे तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर जनरेट होंगे एक न्यूक्लियस के करीब से फोटोन को गुजारते हुए। तो फोटोन की कुछ एनर्जी यानी कि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को जनरेट करवाने में इस्तेमाल हो जाती है, बाकी एनर्जी फोटोन, इलेक्ट्रॉन और एक्चुअली न्यूक्लियस को भी मिलती है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी के तौर पर। और इसी वजह से न्यूक्लियस रिकॉइल करता है और इस तरह से टोटल मोमेंटम और टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है। तो फिर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि इस तीसरी टाइप जो कि मैटर के साथ इंटरेक्शन है फोटोन का, रेडिएशन का, तो उसमें हमने देखा कि एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है मैटर में। और फिर इसमें हमने कंजर्वेशन के लॉज जो थे वो भी देखे कि सारे कंजर्वेशन लॉज जो है वो फुलफिल हो रहे हैं, और उन कंजर्वेशन लॉज में चार्ज की कंजर्वेशन हमें नज़र आ रही है कि फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो टोटल अगर हम पार्टिकल्स का चार्ज एडअप करें तो हमारे पास रिजल्ट ज़ीरो आता है, तो इस तरह से चार्ज कंजर्व्ड है। मोमेंटम की कंजर्वेशन हमने देखी कि न्यूक्लियस की मौजूदगी जो है वो मोमेंटम और एनर्जी की कंजर्वेशन जो है वो फुलफिल करती है। और फिर किस तरह से एनर्जी मैस में कन्वर्ट होती है, ये चीज़ हमें आइंस्टाइन की एनर्जी मैस इक्वेशन से जो है वो समझ में आती है। तो ये है स्टूडेंट्स पेयर प्रोडक्शन।